नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। तो बिहार चुनावों में तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ। दोस्तों, यही वजह है कि चुनावों को लेकर मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है कि बेशक आप सभी विधानसभा सीटों में घूम लें और वहां पर हर विधानसभा सीटों में 50-50 लोगों से भी बात कर लेना, तब भी आप सभी लोगों से बात थोड़ी ना कर सकते हैं। बिहार में करीब 4 करोड़ वोटर्स थे, 4 करोड़ से ऊपर वोटर्स थे। अब लोगों की नब्ज जानने के लिए आपको कम से कम उन लोगों से तो बात करनी होगी। और यही नहीं, जरूरी नहीं कि जो शख्स आपको अपनी राय बतला रहा हो उसने वोट भी बिल्कुल इसी हिसाब से दिया हो। खैर, आज मैं बिहार चुनावों की आपसे बात करने जा रहा हूं, और यह बात जो मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूं कि तेजस्वी यादव बेशक हार गए हो, मगर हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। और तेजस्वी यादव, मैं फिर से दोहरा दूं, क्योंकि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई है अपने वन मैन शो के चलते। तेजस्वी यादव ने साबित किया है, विपक्ष को बताया है कि चुनाव कैसे लड़े जा सकते हैं। आज मैं आपको यह बतलाऊंगा कि महागठबंधन क्यों हारा, मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि आखिर एनडीए कैसे जीता। यह तमाम मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, मगर उससे पहले एक बहुत ही चिंताजनक खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं। और यह अजीब और गरीब इत्तेफाक है कि बिहार में चुनाव जीतने के बाद ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह आदेश पारित किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस आदेश के मुताबिक ऑनलाइन मीडिया और जो वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, मसलन नेटफ्लिक्स, अमेज़न, अब ये सब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आते हैं। आपको याद होगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था तो गोदी मीडिया के बारे में इस सरकार का यह कहना था कि वो बहुत ही जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे थे, जबकि आप बखूबी जानते हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के मामले में लताड़ लगाई थी गोदी मीडिया को और मुख्य धारा की मीडिया को। और उस वक्त सरकार ने यह भी कहा था कि सही मायनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को काबू में लाने की जरूरत है, यानी कि मसलन मैं जिस मंच से आप तक विचार पहुंचा रहा हूं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काबू पाने की जरूरत है। अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि बिहार में चुनाव जीतने के अगले ही दिन सरकार यह पारित कर देती है, क्योंकि अब तक हो क्या रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही इस सरकार से सवाल किए जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही एकमात्र ऐसी जगह बचे हैं जहां आम इंसान की आवाज उठती है। अब इस आदेश के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों या नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स, सभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गए हैं। यह सरकार बतलाने का क्या प्रयास कर रही है? एक तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से अपनी ताकत क्यों दिखलाने की जरूरत पड़ती है। खैर, इत्तेफाक ही होगा कि बिहार चुनावों के अगले दिन इन्होंने इस आदेश को पारित कर दिया। मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर इन चुनावों में क्या फैक्टर्स रहे, कौन हारा, किस लिए हारा, और कौन जीता और किस लिए जीता। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह चेहरा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने सही मायने में पूरे विपक्ष को यह जतला दिया है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कई ऐसी चीजें की जो कि सबक हो सकता है विपक्ष के लिए, खासकर जब वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लें। वो भारतीय जनता पार्टी जो पैसे से लबरेज है, जिसके पास मुख्य धारा की मीडिया का पूरा प्रोपेगेंडा उसकी जेब में है। और यही नहीं, उसके साथ तमाम संस्थाएं हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम संस्थाएं उनके साथ हैं। और यकीन मानिए, उनसे लड़ना आसान नहीं है। बीजेपी की जेबें जो हैं वो इतनी डीप हैं, इतनी गहरी हैं उनकी जेबें कि उनके साथ आप मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने एक साफ सुथरा चुनाव लड़के और उन पर निजी हमले हुए। वो निजी हमले नीतीश कुमार ने भी किए, वो निजी हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, मगर इस शख्स ने अपना आपा नहीं खुआ। और इस लिहाज से मैंने मैदान में एक निहायत ही परिपक्व राजनेता को दिखा, और इस लिहाज से मुझे लगता है वो सही मायने में मैन ऑफ द मैच साबित हुए। मगर आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपके सामने और भी मुद्दे रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी। इस वक्त तमाम मीडिया में यह बात हो रही है कि अगर महागठबंधन हारा है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 19 सीटें ही जीत पाई, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट इतना बदतर है कि हम क्या बतलाएं। लोग अभी से कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देने की क्या जरूरत थी। तो कांग्रेस का यह कहना है इसके जवाब में कि भाई, जिन 70 सीटों पर हम लड़े थे,
क्या आप जानते हैं कि इन 70 सीटों पर जब भी नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ लड़े हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा होता है। यानी कि इससे पहले भी जब जब बीजेपी और नीतीश साथ आए हैं तो इन 70 सीटों पर इन्होंने 95% सीटें जीती हैं। मगर मैं कांग्रेस से कुछ और कहना चाहता हूं। क्या आप यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। मध्य प्रदेश में पहली बात तो आपने जिस तरह से सरकार हाथ से जाने दी, वही अपने आप में अक्षम्य है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उसके बाद 28 सीटों पे चुनाव हुए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। आपने पूरा एक अभियान चलाया, गद्दार गद्दार गद्दार, मगर मुझे खबरें मिल रही थीं कि संगठन को जिस तरह से कार्रवाई मध्य प्रदेश में करनी चाहिए नहीं की। गुजरात में क्या हुआ मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में भी जो बाय इलेक्शंस हुए उसमें आप कई जगहों पर तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर हैं। कर्नाटक में भी यही हाल आपका। तो यह जतला रहा है कि कांग्रेस ढलान पर है और बुरी तरह से ढलान पर है। यकीनन यह शख्स राहुल गांधी राष्ट्रीय तौर पर, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, देश का आर्थिक संकट हो, यह हमें चेतावनी दे रहे हैं। मगर एक फिलॉसफर, एक एकेडमिक बनने के बावजूद आपको राजनेता बनना पड़ेगा और आपको सही मायनों में अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं, इसे आप मजाक में लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं यह शख्स जो है वो ट्रक के ऊपर चढ़ के ट्रक को धक्का दे रहा है। कांग्रेस की दरअसल इन चुनावों में यही हालत थी, क्योंकि आपके सामने एक तरफ वामपंथी दल हैं, उनका स्ट्राइक रेट देखिए 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 सीटें जीत गई। ये क्या जतलाता है? वामपंथी दलों ने जोरदार चुनाव लड़ा और वो जीत गए। उनके काडर ने पूरी, जिसे कहते हैं ना, जोर लगा दिया इस मुद्दे पर। तो कोई ना कोई तो कमी है। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि कांग्रेस को हम पूरी तरह से दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सीमांचल का जो पूरा इलाका है और कई जगहों पर अगड़ी जातियों का बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। यानी कि वो एक मुश्त होकर उन्होंने एनडीए को, बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया है, क्योंकि उनके सामने प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही जबरदस्त शिगुफा, एक बहुत ही जबरदस्त तुरुप का पत्ता छोड़ा था, जंगल राज का युवराज। और यही नहीं, एक बार फिर कई जगहों पर बहुत ही उग्र तरीके से ना सही मगर हिंदू मुस्लिम सियासत होती नजर आई, जिसके चलते जो फॉरवर्ड कास्ट वोटर था वो पूरी तरह से एनडीए के साथ जाता दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ जो फॉरवर्ड कास्ट वोटर है वो आएगा और कांग्रेस उन फॉरवर्ड कास्ट वोटर्स को अपने साथ पूरे दमखम के साथ नहीं ले पाई। तो कांग्रेस की दिक्कत यह है। अब तीसरे मुद्दे की बात करते हैं। तेजस्वी पहला था, दूसरा कांग्रेस, और अब असदुद्दीन ओवैसी। कई लोग असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि साहब महागठबंधन की जो हार हुई है वो असदुद्दीन ओवैसी से हार हुई है, क्योंकि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली और उससे नुकसान महागठबंधन को कम से कम 15 सीटों का हुआ। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और यह बात भी मानिए, असदुद्दीन ओवैसी को यकीनन मुसलमानों ने वोट दिया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन मुसलमानों ने क्यों वोट दिया ओवैसी को? क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी का मुकाबला सही मायनों में ओवैसी कर सकते थे, जबकि वो जानते हैं कि ओवैसी खुद सरकार नहीं बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना पड़ेगा महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, कि ये मुसलमान जो है वो ओवैसी की तरफ क्यों गया। क्या ये आपको नहीं सोचना चाहिए? ये अपने आप में बहुत ही वाहियात थ्योरी है कि ओवैसी की वजह से ये हार गए। ओवैसी एक राजनेता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। 2015 में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, इस बार उन्हें सफलता मिली क्योंकि ओवैसी लगातार कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट के अंदर राजद के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से लगातार बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि चलिए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यही नहीं, बिहार के अंदर भी जो उनके अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये बात ओवैसी न्यूज चैनल्स में लगातार कह रहे थे, वो लगातार संपर्क साध रहे थे कांग्रेस और राजद के नेताओं के साथ कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अब उनके इस बयान का खंडन किसी ने नहीं किया है। और मैं ये कहता हूं कि जब आप बिहार जैसा महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं साहब, और आप प्लानिंग कैसे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, एनडीए, ये कहा जाए बीजेपी एक अरसे से प्लानिंग कर रही थी। लॉकडाउन भी चल रहा था, तब भी ये लोग वर्चुअल चुनावी रैलीज कर रहे थे।
याद है आपको? अमित शाह बैठे हुए थे दिल्ली में और वीडियो के जरिए वो संबोधित कर रहे थे बिहार की जनता को, और ये सब लॉकडाउन के दौरान हो रहा था। मैंने इसकी आलोचना की है, मगर देखिए क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को सियासत करनी आती है, और उसी लॉकडाउन में तेजस्वी गायब थे। खैर, तेजस्वी गायब हो ना हो एक अलग मुद्दा है, नीतीश गायब थे उस वक्त। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सियासत कैसी करनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हो गए, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी। अब हम बात करना चाहेंगे नीतीश की। एक बार फिर नीतीश कुमार। देखिए, मुझे कोई आंकड़े बता रहा था कि एलजेपी ने नीतीश को कम से कम 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जब महागठबंधन के लोग कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं, ओवैसी ने 15 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है, तो एक आंकड़ा यह भी कहता है कि एलजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को 20 से 25 सीटों का नुकसान पहुंचाया। ये पता लगी कि एलजेपी को 1 सीट मिली, वो एक अलग बात है, एक अलग कहानी है वो। तो नीतीश बहुत ही दिलचस्प फैक्टर है। हर जगह उनको लेकर नाराजगी थी, हर जगह उन्हें लेकर लोगों में नफरत दिखाई दे रही थी। उनकी बौखलाहट हम उनकी चुनावी सभाओं में देख रहे थे। मगर यह भी सच है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वही हमें नतीजों में दिखाई देता है, जहां भारतीय जनता पार्टी को सीटों का फायदा भी दिखाई देता है। हालांकि उनका वोट प्रतिशत कम हो गया है, उसी तरह से आरजेडी का वोट प्रतिशत बढ़ गया है। तो सीटों की बात करें तो यकीनन बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, और बीजेपी के दमखम से इसका फायदा नीतीश कुमार को भी हुआ है। मगर हम ये ना भूलें, नीतीश ने खूबसूरती से जातियों पर पिछले 10 सालों में काम किया। कुर्मी उनका वोटर था, दलितों से वो महादलित खींच कर ले आए, महिलाओं को एक अलग कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई, एक अलग वोटर वर्ग बना दिया जो कि जातियों से ऊपर उठ के था। तो ये मेहनत लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे, और हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण बहुत मौजूद नहीं थे कि इन जातियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। धीरे धीरे चीजें सामने उभर कर आएंगी। महिलाएं उनसे कुछ नाराज रही होंगी क्योंकि शराबबंदी बाद में काम नहीं किया, मगर महिलाओं को साइकिल देना, उन्हें स्कूल तक पहुंचाना, ये तमाम चीजें थीं। शहरी महिलाओं के जहन में डर था कि वाकई अगर तेजस्वी आ जाते हैं और राजद का जो इतिहास रहा है 15 साल का, वही जंगल राज दोबारा ना आ जाए। तो यह चीज महिलाओं के जहन में थी डर के तौर पर। यह चुनौती भी थी तेजस्वी के सामने। तेजस्वी ने बहुत कोशिश की, यही वजह थी कि उनके पोस्टर्स से उनके पिता गायब थे। तो इस चक्कर में इसका फायदा नीतीश को हुआ और नुकसान जो है वो तेजस्वी को हुआ। और अब हम बात करना चाहेंगे इस चेहरे की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, लॉकडाउन की खराब प्लानिंग जिसके चलते बिहार के न जाने कितने मजदूर सड़क पर चढ़ कर गए। प्रिंट की रिपोर्ट कहती है कि जो गरीब मजदूर पैदल चल के पहुंचा कर वो जब घर वापस पहुंचा तो उसकी नाराजगी नीतीश कुमार को थी, प्रधानमंत्री को लेकर नहीं थी। लॉकडाउन को लेकर खराब प्लानिंग, ट्रेन्स को लेकर खराब प्लानिंग, मगर ठीक रहा, जनता ने नीतीश कुमार के सिर पर फोड़ा। मगर चूंकि ये चुनाव थे तो जनता के सामने भी धर्म संकट था। और यही नहीं, डायरेक्ट टू होम ट्रांसफर्स के जरिए हो या प्रधानमंत्री की जो तमाम योजनाओं की घोषणा उन्होंने लॉकडाउन की कुछ लेके की, उसका फायदा गरीब तक पहुंचा, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। यही नहीं, बहुत ही खूबसूरती से प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बता दिया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। और सीमांचल में आते आते उन्होंने यह तक कह दिया कि जंगल राज में जिन लोगों का विश्वास है उन्हें भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों पे आपत्ति है। बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, और शायद आपको और हमको पता भी नहीं चला, इसका असर जमीन पर दिखाई दिया। संभवतः इसके चलते पोलराइजेशन भी हुआ, ध्रुवीकरण भी हुआ, और आप देख सकते हैं उस सीमांचल में जहां पर यह उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा सीटें जो है वो महागठबंधन लेकर आएगा, वहां खेल पहले तो ओवैसी ने किया और फिर
प्रधानमंत्री के उस बयान ने किया। सबसे करारा झटका जो है वो कहा जा सकता है महागठबंधन को यहां पर लगा। अब मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि इसका असर क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत विचित्र तरीकों से काम करती है। जब भी वो ताकतवर होती है तो अपनी उस ताकत का मुजाहिरा करती है। बिहार में इन्होंने जीत हासिल कर ली और ज्यादा सीटें इस वक्त उनके पास में हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है, मगर क्या वो एक कमजोर मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके पेशेंस को, उनके संयम का बार बार इम्तिहान लेती रहेगी? क्या इसके चलते दोनों में तनाव जो है वो बढ़ता जाएगा? क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए इन अब मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। यकीनन आने वाले दिनों में नीतीश और बीजेपी के बीच एक कश्मकश, एक रस्साकशी, एक तनाव बढ़ेगा। मगर क्या वो तनाव, उसका परिणाम यह होगा कि दोनों के बीच में गठबंधन टूट जाएगा? इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर मुझे लग रहा है कि बिहार चुनावों का राष्ट्रीय असर भी होगा, क्योंकि आप ये नहीं भूलें कि आने वाले वक्त में, यानी कि अगले साल पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, असम के चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल में अभी से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। यह बात अलग है कि अमित शाह मैदान में जाते हैं और गलत मूर्ति पर माला चढ़ा देते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, और फिर दिलीप घोष जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कहते हैं कि अमित शाह ने बेशक गलत मूर्ति पर माला चढ़ा दी हो, मगर अब जिस पर चढ़ाई है वही बिरसा मुंडा है। तो पश्चिम बंगाल की जनता, बधाई हो, यह है इस वक्त आपका मुख्य विपक्षी दल। तो यकीनन ममता बनर्जी पर जबरदस्त तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत के बाद उस पर सवार होकर अब पूरी आक्रामकता के साथ पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगी। ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यह है कि उनसे लॉकडाउन में कई गलतियां हुई। लॉकडाउन के दौरान बतौर मुख्यमंत्री उनकी भूमिका, जिसे कहते हैं ना कि सामान्य से कम रही है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। यही नहीं, हम ये ना भूलें कि वामपंथी काडर पश्चिम बंगाल का, जो एक जमाने में सीपीएम सीपीआई के साथ था, अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है पुरजोर तरीके से, क्योंकि उनका मन है कि किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया जाए। यकीनन इसका दूसरा असर जो है इन बिहार चुनावों का पश्चिम बंगाल के चुनावों पर पड़ सकता है। और तीसरा और आखिरी, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया, भारतीय जनता पार्टी जब भी ताकतवर होती है तो ताकत का मुजाहिरा करती है। आपने देखा बिहार के चुनावों के अगले ही दिन इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेब के जो प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न, उस पर अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दखल रहेगा, नियंत्रण रहेगा। तो भारत की जनता आपको हार्दिक बधाई। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।